बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, लेक्चर नंबर 2 आज हमारा है और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा साथ के साथ आप उसको ऑर्डिनेंस से पढ़ रहे होंगे, उन सारे सेक्शंस को। हर रोज़ मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ साथ साथ सेक्शंस रेफ़र कर रहा हूँ। सर ये वाले सेक्शंस जो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, आपने इसको नोट करना है। कोशिश होती क्लास में जो लोग बैठे हैं वो साथ साथ पढ़ें। जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो भाई आप यहाँ तो जब सेक्शन बता दूँ पढ़ा दूँ वहीं पर ही पॉज करें और वो वाला सेक्शन पढ़ लें। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है कि आप साथ नोट कर लें कि कौन कौन से सेक्शन हैं, फिर एक गो में पढ़ लें। आइडियल ये है कि वैसे उसी वक्त ही साथ के साथ पढ़ें, ऑर्डिनेंस लेके बैठें, साथ के साथ उसको कवर करें। और ये सब कुछ आपने यानी ऑर्डिनेंस भी जो आपने है वो लैपटॉप पर ही लेना है। यानी ऑर्डिनेंस में हार्ड फॉर्म की बात नहीं कर रहा, सॉफ्ट फॉर्म की बात ही कर रहा हूँ। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा और हमने आज सेक्शन नंबर 67 से ऑनवर्ड्स कुछ सेक्शंस हैं जिनको कवर करना है। सबसे पहले 67 अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन। अच्छा, अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई खर्चा है और वो मुश्तरका खर्चा है और वो एलोकेट भी नहीं हो सकता, यानी क्लियरली डिफाइन भी नहीं किया जा सकता कि किसका कितना खर्चा हुआ है तो वो वाला खर्चा फिर तकसीम हो जाता है किसी रीज़नेबल बेसिस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सर जी, एक ड्राइवर है जो हमने रखा हुआ है जो बिज़नेस का काम भी करता है और जब वो फारिग होता है तो वो ऊबर भी चला लेता है। अब जो गाड़ी से ऊबर जो चला रहा है और उसकी जो इनकम है वो अदर सोर्स में जाएगी और जो बिज़नेस का काम कर रहा है वो वाली इनकम फ्रॉम बिज़नेस में आएगी। अब इस ड्राइवर की जो सैलरी है ये खर्चा है और ये खर्चा दोनों पर तकसीम होना है। ये खर्चा दोनों पर तकसीम होना है, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस की इनकम में से भी माइनस होना है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम में से भी माइनस होना है। अगर तो आपने एलोकेट किया हुआ है, यानी आपने कहा हुआ 4 घंटे के बिजनेस का काम करेगा और 4 घंटे के ऊपर चलाएगा, तो फिर तो आसान है। ये खर्चा क्या हो जाएगा, ये खर्चा आधा आधा तकसीम हो जाएगा। आधा खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस हो जाएगा, आधा खर्चा अदर सोर्स में से माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी एलोकेशन नहीं है, अगर ऐसी एलोकेशन नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा। अगर ऐसी एलोकेशन नहीं है तो फिर आपको अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी। अपोर्शन का मतलब है तकसीम करना पड़ेगा। सर कैसे तकसीम करेंगे, फिर आप रेवेन्यू की बेस पर तकसीम कर लेंगे। फिर आप रेवेन्यू की बेस पर तकसीम कर लेंगे। 30,000 रुपये सैलरी है, 2 लाख रुपए रेवेन्यू बिजनेस का है लेट से, और 1 लाख रुपए रेवेन्यू अदर सोर्स का है। तो आप बेस्ड ऑन द रेवेन्यू की बेस पर तकसीम कर देंगे। यानी 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 30,000, ये जो खर्चा होगा ये बिजनेस में से लेस होगा। 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 30,000, ये वाला खर्चा अदर सोर्स में से लेस होगा। ये सर अपोर्शनमेंट के बारे में हमारी डिस्कशन थी। वो कहता है अगर एक से ज़्यादा हेड ऑफ इनकम हो और ख़र्चा मुश्तरका हो तो उसे अपोर्शन करेंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर एक से ज़्यादा एसेट हो और खर्चा, अगर एक से ज़्यादा हेड ऑफ इनकम हो और ख़र्चा मुश्तरका हो तो आप उसे अपोर्शन करेंगे। बात नंबर 2 वो ये कहता है कि अगर कुछ इनकम एनटीआर हो और कुछ इनकम एफटीआर हो तो भी हम इसको क्या कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे, मुश्तरका खर्चे को अपोर्शन कर देंगे। बात नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस कुछ स्पेकुलेशन और कुछ नॉन स्पेकुलेशन और खर्चा मुश्तरका हो तो हम इस खर्चे को भी स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन में क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे। सेक्शन नंबर 67 असल में इन 3 चीज़ों की बात करता है। अगर एक से ज़्यादा हेड ऑफ इनकम हो, कुछ इनकम एनटीआर और एफटीआर हो, और तीसरी बात वो करता है कि अगर क्या कहते हैं, कुछ इनकम एनटीआर और एफटीआर, और तीसरी बात वो करता है कि स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन हो।
अच्छा, इसके साथ ये सेक्शन 67 था, मैंने आपको पढ़ा दिया, इसके साथ कनेक्टेड एक रूल भी है, रूल नंबर 14 मैंने आपको कल बताया था सर जी। रूल नंबर 14 मैंने कल आपको डेज की कैलकुलेशन वाला बताया, जो रेजिडेंट पर्सन की डेज वाली कैलकुलेशन है। रूल नंबर 13 इसके साथ है, ये अपॉर्शनमेंट का रूल है। अपॉर्शनमेंट की वो बात करता है कि अगर कॉमन एक्सपेंडिचर्स डिडक्शन या अलाउंस हो, तो उसका मतलब है कोई एक्सपेंडिचर डिडक्शन या अलाउंस दैट इज नॉट क्लियरली एलोकेबल टू एनी पर्टिकुलर क्लास और क्लासेस ऑफ इनकम। वो कहता है कॉमन एक्सपेंडिचर्स हैं, डिडक्शन या अलाउंस है, उस वो खर्चा सिर्फ उसी पर ही तकसीम होगा जो उससे रिलेटेड है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपकी कैपिटल गेन भी इनकम है, अब उसका ड्राइवर से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ड्राइवर की सैलरी कैपिटल गेन में से तो माइनस नहीं होगी। वो ये बात कह रहा है अपॉर्शनमेंट तब होती है जब एलोकेट ना किया जा सके। बात नंबर 1, ये वाला पॉइंट अभी आ गया ना सर जी। जब आप अपोर्शन कर रहे हैं तो इस चीज को कंसीडर करें कि जिससे रिलेटेड वो खर्चा है उसी पर ये पोर्शन होगा। पॉइंट नंबर 2, ये जो मैंने कैपिटल गेन वाली एग्जांपल दी वो इसके लिए। पॉइंट नंबर 3 कि अगर मुश्तरका खर्चा है तो उसे अपोर्शन किया जाएगा अमंग ईच क्लास ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। और फार्मूला ये है कि ग्रॉस रिसीट फॉर द क्लास ऑफ इनकम डिवाइड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। अभी मैंने ग्रॉस एक हेड ऑफ इनकम की कितनी इनकम की डिवाइड बाय सारे हेड्स ऑफ इनकम की कितनी इनकम थी मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंस करके 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख या 2 लाख डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 30,000 किया ना सर, वो इस फार्मूले के मुताबिक था। वो कहता है जब आप एलोकेट कर रहे होंगे खर्चे तो आपने ये जरूर देखना कि नेचर और सोर्स ऑफ ईच क्लास क्या है, खर्चे उस हेड पर तकसीम होना भी है या नहीं होना। द बेसिस डिटर्मिन्ड फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर डिडक्शन या अलाउंस शुड बी सर्टिफाइड बाय सीए या सीएमए। वो कहता है जो बेसिस डिटर्मिन्ड थी फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर डिडक्शन या अलाउंस शुड बी सर्टिफाइड बाय सीए या CMO. This certificate shall be accepted by CIR. सर जी सर्टिफाई करेगा इसको चार्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और इसको कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तब कबूल करेगा अगर वेरिएशन 10% से कम हो। यानी 10% तक की वेरिएशन हुई तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, 10% से ज़्यादा की हुई तो जो एलोकेशन की होगी उसको कबूल नहीं किया जाएगा। जब एलोकेट कर रहे होंगे कॉमन एक्सपेंडिचर डिडक्शन या अलाउंस को, तो नेचर एंड सोर्स ऑफ ईच क्लास ऑफ इनकम मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। नेचर and source of each class of income must be taken into account. For the purpose of this rule, a person may have the following class of income. इस हवाले से अगर मिसाल के तौर पे वो बंदा कहता है उसकी कोई भी सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस स्पेकुलेशन है, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, कोई भी इनकम है, पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स, तो आपने इस इनकम के हवाले से को खर्चा किया और उसको तकसीम करना है तो इस इनकम की बेस पे तकसीम किया जाएगा। सर ये था हमारा सेक्शन नंबर 67 अलॉन्ग विद द रूल नंबर 13 जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। सेक्शन 68 फेयर मार्केट वैल्यू। सेक्शन 68 फेयर मार्केट वैल्यू वो कहता है कि जी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट, एसेट, सर्विस, बेनिफिट और परक्विजिट at a particular time shall be the price which would ordinarily fetch on sale or supply in an open market. सर फेयर मार्केट वैल्यू सेक्शन 68 है, वो बताता है कि मार्केट में जो किसी चीज़ की वैल्यू है, जो मार्केट में वैल्यू लगेगी वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। हाँ अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है इस फैक्टर को ज़रा ध्यान में रखना कि जब आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हो और आप कहते हो कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और रिस्ट्रिक्शन की वजह से फेयर मार्केट वैल्यू में तब्दीली आती है तो टैक्स वाले उसको कंसिडर नहीं करते। शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शन है, अब अगर शेयर रिस्ट्रिक्टेड है तो फेयर मार्केट वैल्यू तब्दील हो जाएगी, लेकिन टैक्स वाले उसको कंसिडर नहीं करेंगे। टैक्स वाले विदाउट
कंसिडरिंग द फैक्ट के देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। अगर शेयर्स कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है तो टैक्स वाले जब फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो इस पहलू को कंसिडर नहीं करेंगे कि कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है। वेयर द प्राइस रेफर्ड अबव कैन नॉट बी डिटरमिन ऑर्डिनरीली, अगर प्राइस जो है वो ऑर्डिनरीली डिटरमिन नहीं कर पाए तो बोर्ड डिटरमिन करेगा प्राइस इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर प्राइस रेफर्ड अबव को डिटरमिन नहीं कर पाए तो बोर्ड डिटरमिन करेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। Where the fair market value of any immovable property of an area or areas have not been determined by the board, अगर fair market value of any immovable property of an area or areas has not been determined by the board, the fair market value of such immovable property shall be fixed by district officer or provincial or any other authority authorized in this behalf। भाईजान बोर्ड बताएगा, अगर बोर्ड भी ना बताया जाए तो फिर डीसी रेट लेंगे, वो वाला रेट जो फिक्स करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या प्रोविंशियल ऑफिसर, किस मकसद के लिए जो किया जाता है, स्टैंप ड्यूटी के लिए किया जाता है। सेक्शन नंबर 68 सिंपल है, मार्केट में जो वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू है, ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन है या कन्वर्टेबल टू कैश नहीं तो इस पहलू को कंसिडर नहीं करना फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हुए। तीसरी, जब प्राइस रेफर्ड अबव कैन नॉट बी डिटरमिन ऑर्डिनरीली। चौथा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया और एरियाज हैव नॉट बीन डिटरमिन बाय द बोर्ड। सर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर बोर्ड भी डिटरमिन ना कर पाए तो क्या वैल्यू होगी, शैल बी फिक्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। सर जी 1 2 3 4 चारों बातें कवर हो गई। पहले ये चार बातें एक बार आप रीड करें, फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद वो अगली बात ये कह रहा है कि अगर प्राइस जो ऊपर रेफर की गई है वो ऑर्डिनरीली डिटरमिन नहीं होती तो कमिश्नर डिटरमिन करेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, सिवाय किसके, इमूवेबल प्रॉपर्टी के। क्यों सर जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वो ख़ास तौर पे कह रहा है कि अगर आपने को कैपिटल एसेट बेचा या आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की ट्रांजैक्शन की या आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की परचेज की ट्रांजैक्शन की या आपने कोई ये जो है ना बेसिकली अनएक्सप्लेन्ड एसेट की बात हुई, इन सारे केसेस में वो कहता है जो फेयर मार्केट, ये जो वैल्यू डिटरमिन की जाएगी मूवेबल प्रॉपर्टी की, ये फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं होगी। यानी इस सेक्शन 68 में जो फेयर मार्केट वैल्यू को डिफाइन किया, इससे कम नहीं होगी, मार्केट वैल्यू से कम इसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं की जाएगी। एक तो यहाँ पर वैल्यू बताई गई है, तो इन केसेस में जब आप कैपिटल एसेट को बेचा है और पैसे लिए, जब आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने की ट्रांजैक्शन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने की ट्रांजैक्शन है, ये अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स है। ये चार केसेस हैं, अलग-अलग सेक्शंस रेफर किए हुए हैं, वहाँ पर जाकर पढ़ने भी हैं। तो इस केस में जो वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं लिया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे। सर रिसीट ऑफ इनकम क्या समझा जाएगा, कब पैसे वसूल किए, सेक्शन 69। अब मैं 67 करवा चुका, 67 के साथ मैंने रूल नंबर 13 करवाया है, फिर उसके बाद 68 नंबर सेक्शन कराया। अब 69 नंबर सेक्शन तो बड़ा ही आसान है, कब समझा जाएगा, पैसे वसूल कर लिए, जब एक्चुअल में पैसे वसूल कर लिए। जब मेरी इंस्ट्रक्शन पे, मैं एसबीआई में काम करता हूँ, क्या समझा जाएगा मैंने पैसे कब वसूल किए, जब मैंने एक्चुअल में पैसे वसूल किए। जब मेरी इंस्ट्रक्शन पे मेरे भाई को या किसी दूसरे को पैसे दे दिए गए, समझा जाएगा मैंने पैसे वसूल कर लिए हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, जब मुझे फ़ोन कर कह दिया कि सर आपका सैलरी का चेक आगे आके ले जाएं, अवेलेबल हो जाएंगे, समझा जाएगा मैंने पैसे वसूल कर लिए। अच्छा, ये तीनों बातें तो बेसिक लेवल की हैं। चौथी एक और बात भी है, और वो बात यह है कि अगर एसबीआई वालों ने 1 लाख रुपए की सैलरी मुझे दी और 10% 10,000 रुपये काट के मुझे 90,000 रुपये दिए, तो ये जो 10,000 रुपये का टैक्स कटा है, क्या समझा जाएगा वो मैंने वसूल किया या नहीं किया।
तो सर यहाँ पे वो कहता है कि अगर समझा जाएगा आपने रिसीव किया, अगर अप्लाई हुआ है अंडर एनी लॉ, सर लॉ के तहत उन्होंने टैक्स काटा है ना, तो इसका मतलब है वो पैसे भी समझे जाएंगे कि मैंने वसूल किए हैं। और एसबीआई वाले कहेंगे कि हमने अली इमरान को 1 लाख रुपया दिया, वो 90,000 नहीं कहेंगे, उन्होंने 1 लाख दिया। और अली इमरान कहेगा कि मैंने 1 लाख लिया है, घरचे उस 1 लाख में से 90,000 वसूल किया और 10,000 रुपये एफबीआर को चला गया। समझ आ रहा है सर? दिस इज सेक्शन 69। सर सेक्शन 70 रिकॉप्ड एक्सपेंसेस। 2004 में परचेज किया, 2004 में परचेज किया और एज एन एक्सपेंस एज ए डिडक्शन ला हो गया। 2005 में परचेज रिटर्न हो गई, सॉरी 2025 में परचेज रिटर्न हो गई। 2024 में परचेज किया था और एज डिडक्शन ला हो गया था। 2025 में परचेज रिटर्न हो गई, पैसे रिकवर हो गए, चाहे वो पैसे कैश में रिकवर हुए हैं, चाहे वो इन काइंड रिकवर हुए हैं। दोनों केसेस में आपके पैसे रिकवर हो गए तो जिस साल रिकवर हुए हैं वो आपकी इनकम में शामिल हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। इसको कहते हैं रिकॉप्ड एक्सपेंसेस। और बाज़ों का तो पैसे रिकवर नहीं होते। आप मिसाल के तौर पे आपका एक्सपेंस था, इंटरेस्ट एक्सपेंस था, और बैंक ने आपको वेव कर दिए। अब असल बात तो ये कि आपको जो एक्सपेंस टैक्स वाले अलाउ करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि आपने उसकी पेमेंट करनी है फॉर एग्जांपल। अब अगर आपने बाद में पेमेंट की ही नहीं और आपने पेबल रिकॉर्ड किया और बाद में एक्चुअल में आपको पेमेंट करनी नहीं पड़ी, तो फिर जब पेमेंट ही नहीं करनी पड़ी तो वो वाला एक्सपेंस जो पहले आपको अलाउ हो गया था वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है और दोबारा इनकम में शामिल होता है। और पॉइंट समझ आ रहा है? ये वो वाली बात है। वो कहता है कोई भी अमाउंट आपने सब्सिक्वेंटली रिसीव कर ली इन कैश और इन काइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन या एक्सपेंडिचर, जो कि पहले अलाउड एज डिडक्शन था, वो ऐड हो जाएगा इनकम अंडर रेलिवेंट हेड इन द ईयर ऑफ रिसीट। सर ये बैंक वाली वो वाली एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ जब ये स्लाइड शेयर होगी तो इसके सॉल्यूशन साथ होंगे, तो साथ सॉल्यूशन में भी देख लीजिएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है 2002 W में 1.5 लाख का एक्सपेंस था, X में 75,000 का एक्सपेंस था, Y में 85,000 का एक्सपेंस था, और बाद में क्या हुआ, 2.5 लाख रुपए आपके बैंक ने वेव कर दिए। अब जितने पैसे उसने वेव किए हैं वो तो अब पेबल नहीं रहे। अब पेबल नहीं रहे तो दोबारा क्या हो जाएगा, इनकम में शामिल हो जाएंगे। सर E13 में ये बात है। करेंसी कन्वर्जन, करेंसी कन्वर्जन, द अमाउंट, टैक्स वाले कहते हैं जो भी टैक्स की वर्किंग होगी सारी की सारी PKR में होगी, जो भी टैक्स की वर्किंग होगी सारी की सारी PKR में होगी। अगर एक अमाउंट है जो कि करेंसी में थी अदर देन रुपी में, द अमाउंट शैल बी कन्वर्टेड टू द रुपी एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट। अगर एन अमाउंट इज इन अ करेंसी अदर देन रुपी, भैया जो अमाउंट होगी टैक्स की वो हमेशा रुपी में होगी। अगर रुपी के अलावा कोई और करेंसी है तो उसे कन्वर्ट किया जाएगा, किस रेट पर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रेट होगा उस पर कन्वर्ट किया जाएगा। तो ना डॉलर चलेगा ना यूरो चलेगा, बल्कि PKR की करेंसी चलती है पाकिस्तान में। सेसेशन ऑफ हेड ऑफ इनकम, सेसेशन कहते हैं, सेसेशन का लफ्ज निकला है सी से। पिछले साल एक बंदा कारोबार करता था, उसके कारोबार को आग लग गई, अब इस साल वो नौकरी कर रहा है, उसका हेड ऑफ इनकम जो बिजनेस था वो सीज हो गया, खत्म हो गया, और अब उसका इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में इनकम जा रही है। अगर इस साल में जबकि हेड ऑफ इनकम जो बिजनेस है वो सीज हो गया है और हेड ऑफ इनकम जो आपका सैलरी है वो जो है ऑपरेट हो रहा है या उसमें ट्रांजैक्शंस आ रही हैं या उस हेड में इनकम आ रही है, तो इस केस में वो कहता है अगर आपको बिजनेस से इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो वो आपके हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐसे टैक्स होगा जैसे वो कभी सीज हुआ ही नहीं था। वो कहते हैं अगर एक इनकम डिराइव कर रहा है एक बंदा एक बिजनेस से, एक्टिविटी से, इन्वेस्टमेंट से जो सीज हो गया है, चाहे साल शुरू होने से पहले या ड्यूरिंग द ईयर, और बाद में उसी हेड से कोई इनकम डिराइव हो गई है, तो उसमें ऐसे टैक्स होगी उस हेड ऑफ इनकम में जैसे वो इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं था।
एक छोटी सी एग्जांपल भी आई 15, वो भी बेसिकली इसी के हवाले से ही है कि ये हनी का बिज़नेस कर रहा था मिस्टर इमरान, कारोबार को आग लग गई और उससे अगले साल में वो पैसे इंश्योरेंस से क्लेम हो गए। तो जिस साल में इंश्योरेंस वालों ने पैसे वापस किए, उस साल की उसकी इनकम में ऐसे टैक्स होंगे जैसे वो हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं था। रूल्स टू प्रिवेंट डबल डिडक्शन एंड डबल डेरिवेशन। अच्छा, अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि आप अपनी इनकम को या रिसीवेबल बेस पे टैक्स करेंगे या रिसीट बेस पे टैक्स करेंगे। भाई यहाँ एक्रूअल बेसिस होती है, यहाँ कैश बेसिस होती है। हाँ, ऐसा ना हो कि जब आप क्या ने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया उस वक्त भी इनकम बुक कर ली और जब बाद में कैश आया उस वक्त भी इनकम बुक कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहता है जब रिसीवेबल की बेस पर अगर इनकम बुक करें तो जब एक्चुअल में रिसीव हो तब इनकम बुक नहीं होनी चाहिए, या जब रिसीव्ड की बेस पर इनकम बुक कर रहे हैं तो जब रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे तब इनकम बुक नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि एक इनकम 2 बार बुक करके 2 बार उस पर टैक्स लगा दें। सिमिलरली अगर एक एक्सपेंस पेबल की बेस पर आपने रिकॉर्ड किया तो जब एक्चुअल में पे करेंगे तब टैक्स नहीं लगेगा, सॉरी टैक्स नहीं लगेगा, तब एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। जब पेबल की बेस पर बुक कर लिया है और इनकम में से माइनस कर दिया तो जब एक्चुअल में पे करेंगे तब एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। और अगर एक्चुअल पेमेंट की बेसिस पर डिडक्शन अलाउ करें तो जब पेबल होगा तब डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। यानी एक खर्चा 2 बार माइनस नहीं हो सकता और एक इनकम पे 2 बार टैक्स लग नहीं सकता। सर, this was section 73. So practically starting from section 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ये कुछ सेक्शंस हैं जो छोटे छोटे बेसिक आसान सेक्शंस हैं। मैंने सोचा शुरू के लेक्चर्स हैं मैं इनको तो आपको कवर करवा दूं। एक छोटा सा सेक्शन और है 87। अगर मैं लिखना शुरू करूं कि आज मैंने कौन कौन से सेक्शन कराए हैं जो कि मैं बाद में भूल जाता हूं, भूल ना जाऊं। मैंने सेक्शन 67 से शुरू किया ना, 67, 68, 69, 70, 71, 72 और 73 ये वाले सेक्शंस मैंने कराए हैं। और रूल कौन सा कराया है, और ये बात अभी आगे चल रही है इंशाल्लाह। अब हम आगे बात करने लगे डिसीज्ड इंडिविजुअल की। डिसीज्ड इंडिविजुअल क्या होता है यार? अगर एक बंदा डिसीज कहते हैं जो फौत हो जाता है। अगर एक बंदा फौत हो गया तो क्या होगा? उसने कुछ टैक्स देना था और वो फौत हो गया तो वो टैक्स कौन देगा? सर, जब वो फौत हुआ है तो वो कोई जायदाद को पैसा छोड़ के गया। कोई बंदा ऐसा भी होगा जो क्लेम करेगा कि ये मेरा बाप था या ये मेरा भाई था तो ये वाला पैसा जिसने छोड़ा इसका हक मैं रखता हूँ। अब वही वाला बंदा जो कहेगा कि इसकी जायदाद का हक मैं रखता हूँ, टैक्स वाले उसे कहेंगे कि फिर इधर आ जाए यार, जो इसने पैसे देने हैं ये भी तुम दो। तो ऐसा बंदा, मैं देसी तरीके से आपको बता दिया, ये बंदा लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो बंदा फौत हो गया उसकी जो लायबिलिटी थी वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा। और कोई टैक्स पेबल जितना भी डिसीज्ड फौत होने वाले बंदे का था वो उसकी जायदाद की हद तक उसके लिए लायबल है। यानी एक बंदा है वो फौत हुआ, उसकी टोटल जायदाद 1 लाख की थी और उसका टैक्स पेबल 1.5 लाख का था, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो 1 लाख की हद तक ही लायबल होगा कि उसका टैक्स अदा करे, उससे उसकी जायदाद से ज़्यादा के लिए वो लायबल नहीं होगा। सर जी, ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो अगली बात यह है कि अगर उस फौत होने वाले के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने लगे थे और वो फौत हो गया तो वो कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, वो कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ।
कार्रवाई शुरू करने लगे थे और वो बंदा मर गया तो वो कार्रवाई शुरू कर देंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। अगर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही थी और वो फोत हो गया तो वो जारी रहेगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। यानी कोई प्रोसीडिंग चल रही थी तो वो चलती रहेगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, अगर कोई प्रोसीडिंग शुरू करनी थी तो वो शुरू हो जाएगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो बंदा है जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ द पर्सन को। द स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन पासिस ऑन टू डेथ, जिस जो बंदा फौत हो जाता है उसके मरने पर जो स्टेट जिसको पास होती है उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, या जो इंटरमेडल्स करता है, जो दरमियान में आ जाता है, या जिसके वाया उसके वारसों तक मुंतकिल होती है, उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। दिस वाज सेक्शन नंबर 87। जी सर। अच्छा, सेक्शन नंबर 89। अच्छा, ये ऑथर इसका वैसे वो है, हेडिंग ये है, बुनियादी तौर पे कोई भी बंदा जो कि लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है, कोई स्कल्पचर बना रहा है या कोई किताब बना रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसको वो काम करने में 24 माह से ज़्यादा का अरसा लग गया, जिसको वो काम करने में 24 माह से ज़्यादा का अरसा लग गया, तो फिर ऑथर इलेक्ट कर सकता है कि वो लमसम अमाउंट जो उसने वसूल किए ना टैक्स ईयर ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल्टी एज हैविंग बीन रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर, तो समझा जाएगा कि ये जो पैसे इसको मिले हैं ये 3 सालों की मेहनत के मिले हैं और वो 3 सालों पे इक्वली तकसीम होकर टैक्स होंगे। मीनिंग देयर बाय, अगर उसने स्कल्पचर बनाया और वो 3 साल में बना और उसको 30 लाख का बिका तो 3 सालों में डिवाइड बाय 3 करके इक्वली 3 सालों में उसको तकसीम किया जा सकता है। ऑप्शन है, लाजमी नहीं है। वो साल और प्रीसीडिंग 2 years इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो भी 3 साल, और अगर 4 साल लगे हुए हैं तो भी 3 साल। उसने डिफाइन 3 साल किया। अगर 1 साल है 24 माह से कम का पीरियड है, फिर तो जब पैसे वसूल हुए उसी साल की इनकम में शामिल हो जाएंगे। सर जी, माइनर चाइल्ड का क्या सीन होता है? सर जी, माइनर चाइल्ड सेक्शन नंबर 91 है। माइनर चाइल्ड सेक्शन नंबर 91 है। माइनर चाइल्ड के बारे में वो कहता है कि भाई उसकी इनकम माँ या बाप में से जिसकी हायर इनकम हो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होती है। तो माइनर चाइल्ड कौन हुआ? माइनर चाइल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कैसे लगेगा? माँ या बाप में से जिसकी हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम है उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स लगेगा। ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी टू द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड फ्रॉम अ बिजनेस एक्वायर्ड बाय द चाइल्ड थ्रू इनहेरिटेंस। हाँ, अगर उसको विरासत में कोई कारोबार मिला तो उस पर ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। माइनर चाइल्ड का मतलब वो है जिसकी उम्र एंड ऑफ द टैक्स ईयर तक 18 साल नहीं हुई। मेरे मुताबिक मैं उसको ऐसे डिफाइन कर दूँ, इसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, ठीक है। वैसे ना ऐसा भी हो सकता है कि बंदे की उम्र 18 साल हो जाए और उसका शनाख्ती कार्ड ना बना हो, लेकिन मैं वैसे ही समझाने के लिए बताता हूँ कि 18 साल हु इज़ अंडर द एज ऑफ 18 एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर, टैक्स ईयर ख़त्म होने पर भी वो 18 साल का ना हुआ हो तो ऐसे बच्चे को माइनर चाइल्ड कहा जाता है। वो अगर कोई इनकम कमा रहा है तो माँ या बाप दोनों में से जिसकी हायर इनकम है उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। द टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमिन्ड सेपरेटली सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल। जी सर, सेक्शन नंबर 91 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया भैया। 89 और 91 ये 2 सेक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। जल्दी से इन्हें रीड करें फिर आगे चलता हूँ सर। सर जी, सेक्शन 89 और 91 कराया तो 90 सेक्शन दरमियान में था, मैंने कहा पहले मैं वो करवा दूं। सेक्शन नंबर 90 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 90 बात कर रहा है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट की, और मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि अगर एक बाप ने अपने बच्चे को एसेट ट्रांसफ़र कर दिया और फिर भी किराया बाप ही ले रहा है तो समझा जाएगा ये एसेट बाप का है और उसकी इनकम उस बाप की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। केस नंबर 2,
अगर ट्रांसफर किया और ट्रांसफर रिवोकेबल था, जिसको खत्म किया जा सकता है, तो और प्रॉपर्टी इनकम फिर भी ट्रीट की जाएगी जैसे किसकी है, यानी वो प्रॉपर्टी ट्रीट की जाएगी जैसे उसके बाप की, और प्रॉपर्टी इनकम उसकी बाप की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। हाँ, अगर ट्रांसफर किया और वो ट्रांसफर इररिवोकेबल है, वो ट्रांसफर क्या है, इररिवोकेबल है। अब ये रिवोकेबल तोड़ा जा सकता है, इररिवोकेबल जिसको नहीं तोड़ा जा सकता। ट्रांसफर हो चुकी है, अगर ट्रांसफर हो चुकी है और रिवोकेबल नहीं है बल्कि ये इररिवोकेबल है ड्यूरिंग द लास्ट लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, और किराया भी ट्रांसफरी को मिल रहा है और ट्रांसफर को नहीं मिल रहा, तो फिर इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ अब वाकई मुंतकिल हो चुकी है बेटे को, और फिर बेटे की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। सर जी, जब आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं और वो ट्रांसफ़र इररिवोकेबल हो जाती है तो वो बच्चे के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर अगर वापस, अब उसके बाद आपके नाम वापस ट्रांसफ़र सिर्फ तब हो सकती है जब बच्चा वापस आपको ट्रांसफ़र करता है, वरना नहीं हो सकती। तो इस केस में अगर रिवोकेबल है तो फिर तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वो ट्रांसफ़र ख़त्म कर दें, लेकिन अगर इररिवोकेबल है तो फिर गया। इस केस में अगर ट्रांसफ़र भी रिवोकेबल है और ट्रांसफ़र जो है वो कोई बेनिफिट भी नहीं ले रहा, यानी सारा बेनिफिट भी ट्रांसफरी ले रहा है, तो फिर समझा जाएगा ट्रांसफरी की इनकम में वो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम आएगी। अच्छा, अगर एसेट को ट्रांसफ़र किया गया है लेकिन ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरर की ही रहती है और इनकम जो राइज हो रही है इस प्रॉपर्टी से, उसे भी इनकम ऑफ द ट्रांसफरर समझा जाएगा, उसे भी इनकम ऑफ द ट्रांसफरर समझा जाएगा। ये तीसरी बात। अब अगली बात यह है कि अगर एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को अदर देन मैरिड डॉटर टू एन अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड, तो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफरर की प्रॉपर्टी समझा जाएगा। एक बंदा अपनी बीवी के या अपने छोटे बच्चे के नाम कर देता है तो भी समझा जाएगा ये प्रॉपर्टी उसी बंदे की है और उससे रिलेटेड इनकम उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि सर असल में गेम ये है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम ट्रांसफ़र कर देता हूँ ताकि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किराया मेरी बीवी इनकम में शामिल हो। अब मेरी इनकम उसके अलावा भी है, जब उस इनकम में किराए की इनकम भी शामिल होती है तो टैक्स ज़्यादा लगता है। मैं कहता हूँ कि ये वाली इनकम मेरी बीवी इनकम में शामिल हो जाए। तो सर इस केस में वो कह रहा है कि भाई अगर तुमने स्पाउस और माइनर चाइल्ड के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी किया है तो प्रॉपर्टी इनकम तुम्हारी ही ट्रीट की जाएगी और टैक्स तुम पे ही लगेगा। हाँ, यहाँ पर अब अगली बात ये कि अगर बीवी ने शौहर से ख़रीदा है, भाई पैसे दिए हैं बीवी ने, बीवी के अकाउंट से पैसे शौहर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए और उसके बदले में प्रॉपर्टी बीवी के नाम ट्रांसफ़र हुई है, तो फिर ये प्रॉपर्टी बीवी की समझी जाएगी। या अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मियाँ बीवी की तलाक हो गई है और तलाक के जवाब में मियाँ ने बीवी को प्रॉपर्टी दी है और अब वो प्रॉपर्टी बीवी की समझी जाएगी और उससे रिलेटेड इनकम भी बीवी की इनकम में शामिल होकर टैक्स हो। समझ गए सर? वो सर ऊपर था पहले, वो पहले की बात थी। अब ये उससे भी अगली बात है, मियाँ ने प्रॉपर्टी बीवी को ट्रांसफ़र की और बीवी ने उसके बदले में पैसे दे दिए, तो ये प्रॉपर्टी अब बीवी के तस्वुर होगी और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम भी बीवी की इनकम समझी जाएगी। ये तो बात आपकी समझ में आ गई। लेकिन अगर मियाँ ने प्रॉपर्टी बीवी को ट्रांसफ़र की और बीवी ने उसके बदले पैसे मियाँ को ट्रांसफ़र किए, लेकिन ये जो पैसे मियाँ को ट्रांसफ़र किए ये कहाँ से आए थे? ये पहले मियाँ ने ही दिए हुए थे, तो फिर इस केस में ये प्रॉपर्टी मियाँ की तस्वुर होगी। आ जाओ सर, मुझे लगता है आप घूम गए। ये मिसेस है और ये मिस्टर है। मिसेस ने पैसे दिए, मिस्टर ने प्लॉट दे दिया, तो ये प्रॉपर्टी किसकी समझी जाएगी? मिसेस की समझी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसकी इनकम किसकी समझी जाएगी? मिसेस की समझी जाएगी। अब मिसेस ने पैसे दिए मियाँ को, मियाँ ने प्लॉट दिया बीवी को, लेकिन मिसेस के पास ये पैसा आया किधर से था? ये मियाँ के अकाउंट से पैसा पहले मिसेस के अकाउंट में गया और फिर मिसेस ने मियाँ को पैसे देकर ये प्लॉट ले लिया। तो इस केस में असल मालिक किसको समझा जाएगा? मियाँ को समझा जाएगा
और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम मियाँ की इनकम में शामिल होके टैक्स होगी। सर समझ आ रहा है? तो भाई ये वाली बात की है मैंने। तो अगर ले सर, ट्रांसफर तब तक एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जब तक इसका सबूत ना हो और सबूत बाय रजिस्ट्रेशन ना किया गया हो। अब अगली बात यह कि ट्रांसफर ऑफ द एसेट कब रिवोकेबल ट्रीट किया जाएगा? अगर रीट्रांसफर की प्रोविजन हो उस ट्रांसफरर की तरफ से, तो इसका मतलब है ये रिवोकेबल ट्रांसफर। यहां द ट्रांसफरर हैज द राइट टू रिज्यूम पावर, ट्रांसफरर के पास ये राइट हो कि वो दोबारा उसका मालिक बन सकता है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिवोकेबल ट्रांसफर की बात की थी। माइनर चाइल्ड, अगर बेटी 16 साल की थी और शादी हो गई तो फिर वो इस माइनर चाइल्ड की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। होता है ना कि बाप शादी हुई, बाप ने बेटी के नाम पे प्लॉट कर दिया, तो अब वो जो बेटी के नाम पे कर दिया वो बेटी जाने और उसका काम जाने। अब वो इस रूल के तहत अब वो बच्चे के नाम किया गया है, वो माइनर चाइल्ड है, तो उसका मालिक बाप को समझा जाएगा और उस प्रॉपर्टी की इनकम बाप की इनकम में शामिल होगी, ऐसा नहीं है। ट्रांसफर से मुराद है आप सेटल कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। सर ये कुछ बातें थी, मैं एक बार क्विक रिकैप दे रहा हूँ आपके चेहरों को देखते हुए कि यार मैं बता ही दूँ तो बेहतर है। मैंने आपको ट्रांसफ़र ऑफ एसेट में क्या बातें बताई। सबसे पहली बात ये बताई कि अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ट्रांसफरर बाप बेटे को दे रहा है, जबकि इख्तियार बाप के पास और किराया अभी भी बाप ही ले रहा है, तो बस खत्म होगी बात। फिर समझा जाएगा टैक्स वालों के मुताबिक कि ये प्रॉपर्टी असल में ट्रांसफरर की यानी बाप की और उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर ट्रांसफर रिवोकेबल है, आपने ट्रांसफर किया लेकिन एक शिक रखी है कि ये रीट्रांसफर हो सकती है, वापस मुझे ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर रिवोकेबल है, तो इस केस में समझा जाएगा कि ये मालिक ट्रांसफरर ही है यानी बाप ही है, बेटा नहीं हुआ। हाँ, अगर ट्रांसफर इर्रिवोकेबल है तो समझा जाएगा मालिक अब बेटा हो गया है। तीसरी बात। चौथी बात, अगर एसेट को ट्रांसफर किया गया है और मलकियत यानी राइट और होल्ड अभी भी ट्रांसफरर का ही है, तो फिर उसकी इनकम ट्रांसफरर की इनकम समझी जाएगी। अगर आपने ऐसा ट्रांसफर किया अपनी बीवी को या माइनर चाइल्ड को अदर देन मैरिड डॉटर, तो भी समझा जाएगा कि ये मलकियत या कंट्रोल उस ट्रांसफरर यानी बाप के पास ही है। तो मैंने ट्रांसफरर के लिए बाप का लफ्ज़ सेलेक्ट किया है ताकि आप ट्रांसफ़र का लफ्ज़ देखें तो बाप का लफ्ज़ है और आप चीज़ को पिक कर दें। अगर ट्रांसफ़र हुई है बाकायदा पैसे लेके या तलाक के बाद, तो फिर ये ट्रांसफ़र ख़त्म। अब पक्का उधर चली गई। अब ये किसको चली गई है? बीवी को चली गई है। अब उससे रिलेटेड इनकम बीवी की इनकम में शामिल होगी। लेकिन अगर बीवी को पैसे लेने के बाद बीवी को ट्रांसफर किया और बीवी के पास पैसे आपने खुद ही दिए हुए थे, तो फिर दोबारा केस रिवर्स हो गया। अब ये दोबारा इस ट्रांसफरर को एडिक्वेट कंसिडरेशन की बेस पर नहीं समझा जाएगा। यानी अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है तो फिर इसका मालिक ट्रांसफरर ही है, ट्रांसफरी नहीं। यानी फिर वो शोहर ही मालिक बन गया। शोहर ने बीवी को पैसे दिए, बीवी ने पैसे जोड़ के शोहर को पैसे दे दिए और प्लॉट ले लिया, तो उस प्लॉट का असल मालिक अभी भी शोहर को समझा जाएगा और शोहर की उस प्लॉट से रिलेटेड इनकम या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम शोहर की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। ट्रांसफर एक्सेप्ट कर ली जाएगी अगर सबूत मौजूद हो, और ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी अगर सबूत मौजूद ना हो। वो कहता है इस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर ऑफ एन एसेट शैल बी ट्रीटेड एज इररिवोकेबल। रिवोकेबल कब? प्रोविजन हो रीट्रांसफर की और ट्रांसफरर हैज एनी राइट टू रिज्यूम पावर। यही बात यहां पर वैसे ये दोबारा भी कह रहा है, प्रोविजन हो रीट्रांसफर की
और ट्रांसफ़र के पास राइट हो कि वो अपनी पावर रिज्यूम कर सकता है। माइनर चाइल्ड में मैरिड डॉटर शामिल नहीं होती और ट्रांसफ़र से मुराद है एनी डिस्पोजिशन, सेटलमेंट, ट्रस्ट, एग्रीमेंट या अरेंजमेंट। सर जी दिस इज ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। सर जल्दी से ट्रांसफ़र ऑफ एसेट एक बार पढ़ लीजिए। अब कुछ बातें जो है ना वो एओपी की करने लगा हूँ आपसे। इंडिविजुअल की काफ़ी बातें हो गई आपके साथ, अब हम एओपी की बात करेंगे। और दो एओपी की बड़ी बेसिक लेवल की बातें आपके साथ करनी है। सेक्शन 92 एओपी की बात कर रहे हैं और वो कहता है कि एओपी को सेपरेट समझ। सर एओपी का मतलब है पार्टनरशिप। वो कहता है पार्टनरशिप को एक अलहदा एंटिटी समझो, पार्टनर्स को एक अलहदा एंटिटी समझो। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एओपी को एक अलहदा एंटिटी समझो, उसके मेंबर्स को उससे सेपरेट समझो। एओपी ने टैक्स अलहदा देना है और उसके मेंबर्स ने टैक्स अलहदा देना है। अगर एओपी ने टैक्स दे दिया और एओपी ने टैक्स देने के बाद अपने मेंबर्स को हिस्सा दिया तो फिर मेंबर्स को जो एओपी का शेयर मिलेगा उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, वो एग्जेम्प्ट होता है। ये वाली बात तो आपने सारी कैफ 2 में पहले भी पढ़ी हुई है। द अमाउंट रिसीव बाय द मेंबर ऑफ एन एओपी इन द कैपेसिटी एज मेंबर आउट ऑफ द इनकम ऑफ एओपी शैल बी एग्जेम्प्ट। सच शेयर ऑफ मेंबर इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द मेंबर। ये मेंबर्स को जो हिस्सा शेयर ऑफ एओपी जो मेंबर्स को मिलता है वो रेट पर्पसेस के लिए इनकम में ऐड जरूर होता है लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होता। सर ये तीन बातें आपके साथ की। एओपी इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर एंड इज लायबल टू पे टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर। अगर एओपी ने पे कर दिया है टैक्स, द अमाउंट रिसीव बाय द मेंबर ऑफ एओपी इन द कैपेसिटी एज मेंबर, मेंबर को जो पैसे मिलेंगे एओपी का, एओपी ने टैक्स अदा कर दिया उसके बाद एओपी ने पैसा मेंबर को दिया तो मेंबर को जो पैसा मिलेगा टैक्स अदा होने के बाद एओपी का हिस्सा वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन वो रेट पर्पसेस के लिए इनकम में शामिल होगा। हाँ इसकी एक एक्सेप्शन भी है, दो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1, अगर एओपी है इफ एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर ऑफ एओपी इज अ कंपनी। अगर मेंबर की एओपी कंपनी है, सॉरी अगर एओपी की मेंबर कंपनी है, उल्टा बोल दिया, द शेयर ऑफ सच कंपनी और कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग टोटल इनकम। वो कहता है अगर एओपी के मेंबर कंपनी है और शेयर ऑफ सच कंपनी को तो लेस कर दिया जाएगा। पहली बात, यानी यहां पर एक एग्जांपल दे देता हूं जरा बात क्लियर हो जाएगी। कुछ भी नहीं चल रहा अभी तो भाई। सर एक एग्जांपल लीजिए, एओपी है, एओपी के 3 मेंबर्स हैं। एओपी का एक मेंबर क्या है? कंपनी है। हमने कहा एओपी ने अपनी इनकम पे टैक्स दे दिया, उसके बाद ये अपने मेंबर्स को टैक्स देने के बाद जो बकिया इनकम है अपने मेंबर्स में तकसीम कर देता है। मेंबर्स को जो इनकम मिलती है वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है और रेट पर्पसेस के लिए इनकम में शामिल की जाती है। अगर ये सारी बात आपको समझ आ गई तो अब इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर एक एओपी का मेंबर कंपनी है तो इस कंपनी के हवाले से वो कहता है कि एओपी की जो इनकम है उसमें से पहले कंपनी का शेयर माइनस होगा, पहले टैक्स माइनस नहीं होगा। क्योंकि अगर एओपी का मेंबर कंपनी है तो फिर इस एओपी का जो शेयर होगा ना जो कंपनी को मिलेगा उस पर कंपनी का रेट लगेगा, एओपी का रेट नहीं लगेगा। पॉइंट समझ आ रहा है? अगर एओपी की मेंबर कंपनी है और एओपी ने प्रॉफिट कमाया 100 रुपये का, तो उस 100 रुपये में से हमने पहले कहा था टैक्स निकालने के बाद मेंबर्स में तकसीम होता है, यही कहा था।
लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर एओपी की मेंबर कंपनी हो तो पहले टैक्स माइनस नहीं होगा, पहले कंपनी का हिस्सा मिल जाएगा। और 100 रुपए थे तो कंपनी का हिस्सा कितना होगा? 50। तो भाई इस कंपनी का हिस्सा 50 होगा। क्यों कंपनी को पहले दे दिया जाएगा? क्योंकि इस पे कंपनी का रेट लगेगा, एओपी का रेट नहीं लगेगा। भाई यार एओपी का रेट मुख्तलिफ है, वो स्लैब के मुताबिक लगना है। कंपनी का रेट 29% है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो एओपी की अगर मेंबर कंपनी है तो उस पर कंपनी का रेट लग जाएगा उसके शेयर पे। हाँ जो बाकी होंगे, अब ये हमारा पहली एक्सेप्शन थी, मैं वापस जाता हूं। उसने कहा अगर एओपी की कम से कम एक मेंबर कंपनी हो तो शेयर ऑफ कंपनी जो है shall be excluded for the purpose of computing the total income। तो टोटल इनकम में से पहले कंपनी का शेयर लेस करेंगे, चूंकि कंपनी का शेयर कंपनी को दे देंगे और उस पर कंपनी के मुताबिक रेट लगेगा। जबकि असूल क्या है? असूल यह है कि एक एओपी को अलहदा एंटिटी ट्रीट करो, एक एओपी की जितनी इनकम होगी उस पर पहले टैक्स लगेगा, बाद में वो मेंबर्स को तकसीम होगा। लेकिन अगर एओपी का मेंबर कंपनी हो तो उस पर पहले टैक्स नहीं लगेगा, उसका जो कंपनी का हिस्सा बनेगा वो पहले कंपनी को दे देंगे, बाकी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? सर अब आगे चलो। अगर शेयर ऑफ एन एओपी हैव टर्नओवर ऑफ, एक ऐसी एओपी जिसका टर्नओवर 300 मिलियन से भी ऊपर है, तगड़ी वड्डी एओपी है, तो फिर उसने कहा है कि ऐसी एओपी को ऑडिट करवाना पड़ेगा सीए या सीएमए फर्म से। और अगर वो सीए या सीएमए फर्म से ऑडिट नहीं करवाती तो फिर जो शेयर ऑफ एओपी मेंबर्स को मिलेगा ना, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। खत्म होगी बात। मैंने आपको 3 बातें बताई। बात नंबर 1, एओपी इनकम कमाती है, इनकम में पहले टैक्स लगता है, टैक्स लगने के बाद मेंबर्स में तकसीम होता है। बुनियादी रूल ये। हाँ, ये जो मेंबर को हिस्सा मिलता है एओपी का टैक्स लगने के बाद, ये एग्जेम्प्ट होता है। इतनी बात समझ आ गई? हाँ। अब अगली बात ये कि अगर एक ऐसी एओपी है जिसके मेंबर्स में कम से कम एक मेंबर क्या है? कंपनी है, तो एओपी की जो इनकम होगी उस पर पहले टैक्स नहीं लगेगा, उस पर पहले कंपनी का हिस्सा निकाल देंगे, फिर टैक्स लगेगा। यानी जो बुनियादी असूल दिया था उसकी क्या आ गई? एक्सेप्शन हो गई। और पहले एओपी की इनकम को पहले किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया, उस पर टैक्स नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि कंपनी के हिस्से पर कंपनी वाला रेट लगेगा, एओपी वाला रेट नहीं लगेगा। समझ गए? ये बात हो गई। अगली बात, अगर एक एओपी है, वो वड्डी एओपी है, कितनी? 300 मिलियन का टर्नओवर है, 300 मिलियन या उससे ज़्यादा का टर्नओवर है उस साल या उससे पिछले सालों में, तो उसने कहा कि उसकी इनकम, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके जो अकाउंट्स हैं, उनको ऑडिट करेगा सीए या सीएम। अगर उसने ऑडिट ना किया तो फिर एओपी का जो शेयर मेंबर को मिलेगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। ये 2 बातें थी। सर समझ गए? AOP is entitled to set off and carried forward its losses as per the norm। जिस तरह इंडिविजुअल के लॉसेस को एडजस्ट और कैरिड फॉरवर्ड किया जाता है, इस तरह AOP के लॉसेस को भी किया जाएगा। सर ये गौर करना, 100 रुपये की इनकम थी, पहले इसको दे दिया, बकाया 50 बच गया, ये जो 50 बचा अब इस पर टैक्स लगेगा और फिर A और B में तकसीम होगा। समझ गए? ये बात थी। सर अगली बात, इंडिविजुअल को जो शेयर ऑफ एओपी मिलता है वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है।
इंडिविजुअल को जो शेयर ऑफ एओपी मिलता है वो एग्जैम्प्ट होता है फ्रॉम टैक्स, अलबत्ता इंडिविजुअल को जो शेयर ऑफ एओपी मिलता है वो एग्जैम्प्ट होता है फ्रॉम टैक्स, लेकिन रेट पर्पजेज के लिए इनकम में ऐड किया जाता है और उसका उसने फॉर्मूला दे दिया A/B इंटू सी। नाउ व्हाट इज A? टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पजेज, व्हाट इज B? टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पजेज, और व्हाट इज C? एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। सर मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पे रुकूँ और कल इधर से ही शुरू करूँ। सेक्शन 91 मैंने आपको करवाया है, 92 करवाया है, सेक्शन 92 और 88 ये मैंने आपको करवा दिया, लेकिन एओपी की जान मैं अभी नहीं छोड़ूंगा। एओपी की डिस्कशन थोड़ी सी करूंगा कल के लेक्चर में और फिर उसके बाद में आऊँगा अगले लेक्चर की तरफ। डन सर जी? सर आ जाओ। 87 करवा दिया था, 88, 89, सर 89 भी हो गया था, 88 भी हो गया था, 90 भी हो गया था, 91 भी हो गया था और 92। सर जी आज के ये सेक्शंस और ये रूल है, ये नोट कर लीजिए। अलबत्ता एओपी की थोड़ी सी डिस्कशन रह गई है, वो पेंडिंग है, इंशाल्लाह वो कल होगी। डन हो गया सर जी? लें सर, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। थैंक यू जी।